फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं गाइज, जानने वाले हैं भारत के प्रथम नागरिक मतलब राष्ट्रपति के बारे में। इनकी उपलब्धियाँ क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, योग्यताएं क्या होती हैं, कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, इनके वेतन भत्ते, आवास, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। ये पार्ट 1 होगा हमारे इस टॉपिक का, क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में एक ही वीडियो में एक ही बार में नहीं समझ सकते, इसलिए मैं आपको आधा आधा समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो हमारा भाग 1 होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइज, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिए, बताइए हमें आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है राष्ट्रपति। सबसे पहले देखेंगे गाइस, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 58 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद और भागों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए, भारत का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद निर्वाचन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, मतलब जनता जो इसका डायरेक्ट नहीं चुन सकती हमारे राष्ट्रपति को, बल्कि एक निर्वाचित मंडल जो हमारे जितने भी महापौर होते हैं, इनके जरिए हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सांसद जितने होते हैं, इनके जरिए हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो जनता निर्वाचित करके संसद में जिन लोगों को भेजती है, वो निर्वाचित करते हैं किनको, राष्ट्रपति को, जैसे मैंने अभी आपको बताया। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये सारा मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। ये पूछा जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। ठीक है, और गुप्त मतदान भी इसको कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले को उच्चतम न्यायालय में होते हैं, इसका फैसला अंतिम होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भी बाधाएं आती, मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं आती, कभी कभी ऐसे केस फंस जाते हैं ना, तो उनकी जांच कौन, उच्चतम न्यायालय करता है। और जो भी उच्चतम न्यायालय मतलब अपना फैसला देता है, वही उसको सर्वोपरि होता है, उसको ही अंतिम माना जाता है, और उसके ही मतलब जो भी फैसला होता है उसके ही ऊपर वर्क किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। शपथ और शर्तें क्या होती हैं राष्ट्रपति बनने की, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। देखो, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, मतलब वो 35 वर्ष की आयु से और ज़्यादा होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए, मतलब उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। ठीक है, इसके बाद वह संघ राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ पर पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के लिए अर्हत उम्मीदवार होता है। ये समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये क्या होता है, वह संघ
सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ पर पद पर ना हो। मतलब सीधा सा सेंस है कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी लाभ के पद पर है और वो चुना जाता है राष्ट्रपति, तो वहाँ से उसको अपना रिजाइन लेटर देना होता है, उसके बाद ही वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अपना आवेदन देता है तो उसके तरफ 50 व्यक्ति होने चाहिए जो चाहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बने। ये मतलब इसमें क्वालिटी है कि ये राष्ट्रपति के पद पर बैठकर हमारे देश को सुचारू रूप से चला सकेगा। ओके, ऐसे लोग होने चाहिए वो व्यक्ति के तरफ। अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों से 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह राशि जब्त हो जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या 10 थी, वह जमानत राशि कितनी थी? 2,500 रुपये थी 1997 में। ठीक है, और इसको फिर बढ़ा दिया गया जिससे कि जो उम्मीदवार है वो हतोत्साहित किया जा सके और जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ सकते वह अपना मतलब निर्वाचन वापस ले सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितनी थी पहले राशि? 2,500 थी, लेकिन इसको 1997 में 15,000 कर दिया गया। और ये जमा होती है कहाँ? हमारे ये बैंकों में जमा होती है। और अगर जो भी मतलब निर्वाचित होने में असमर्थ होता है, 1/6 भाग जिसको भी वोट नहीं मिलते हैं उसकी ये राशि जब्त कर ली जाती, वापस नहीं की जाती। और इससे अगर ज़्यादा वोट मिल रहे हैं किसी व्यक्ति को तो उसकी राशि ये वापस कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है सबसे पहले कि ये मतलब जमानत राशि कब बढ़ाई गई, तो ध्यान रखिएगा 1997 में से 2,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कैसे किया जाता है, मतलब क्या क्या उनकी शपथ की विधियां होती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, सबसे पहला। इसके बाद संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए शपथ क्या क्या होती हैं, पूछे जाते हैं ये भी कि मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए प्रथम रहूँगा, कहीं भी अपने पद में श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूँगा। ठीक है, ये सारी होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर उच्चतम न्यायालय मतलब किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति को वो शपथ दिला सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है अक्सर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं, एक राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, इसके बाद वह कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति रहते हुए सिर्फ वह राष्ट्रपति के पद पर ही बना रह सकता है और कोई अन्य पद जैसे सरकारी नौकरी या फिर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, उसे बिना किसी किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। वह कोई भी मकान में ऐसे नहीं रह सकता, उसको राष्ट्रपति भवन पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, वो उसको मतलब उसको किराया नहीं दे होगा, वो सारा कुछ जो निधि से जाता है वो वहाँ से चुकाया जाएगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होगा। उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसका पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। मतलब जो हमारे राष्ट्रपति की एक मतलब तय किए गए हैं पद और भत्ते जिनकी उनकी
है ना, जितनी भी क्या बोलेंगे, जितना भी उसका मासिक वेतन जितना तय किया गया है उतना ही दिए होगा, उससे कम नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2008 में संसद में राष्ट्रपति के वेतन 50,000 से बढ़कर कितना करा दिया गया, 1.5 लाख रुपये प्रति मंथ करा दिया गया। कब किया गया? ये 2008 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेंशन उसके मासिक वेतन से आधी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए जैसे प्रति माह दिया जाता तो उनकी आधी पेंशन दी जाएगी उनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। इसके बाद आता है पदावधि, महाभियोग व पद रिक्तता। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पद में रहते हुए महाभियोग मतलब अगर कभी राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि अवांछनीय हैं, या फिर पद रिक्तता, अगर हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वह त्याग पत्र दे देता है, तो उस अवधि में क्या करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ जानने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि जानेंगे सबसे पहले। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये था। इसके बाद हालांकि वे अपने पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अतिरिक्त उसके कार्यकाल पूरे होने के पूर्व महाभियोग चलाकर उसे भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर कभी राष्ट्रपति ऐसे कार्य करते हुए पाए गए जो कि अवांछनीय, अगर तो उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। अगर किसी भी राष्ट्रपति का 5 साल का समय पूर्ण हो चुका है लेकिन अगर चुनाव निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह अपने पद पर बना रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता जब तक निर्वाचन ना हो जाए और राष्ट्रपति दूसरा चुनाव ना हो जाए, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। अगर उसने दोबारा निर्वाचित के लिए अपनी सहमति जताई है तो वह अगर निर्वाचित होता है तो वह अपने पद पर पुनः स्थापित हो सकता है, ठीक है। वह कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। भारत में ऐसा है कि मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5 बार भी निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है, एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या प्रोसेस होती है और क्यों लगाया जाता है, ये हम लोग इस स्लाइड में जानने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्या है। अगर राष्ट्रपति पर संविधान के किसी भी पॉइंट का उल्लंघन किया है तो उसको महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य का परिभाषित नहीं किया है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य का परिभाषित नहीं किया, ठीक है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ध्यान रखिए कितने, 1/3 सदस्य के इसमें हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात एक दूसरे सदन में भेजा जाता है जिससे आरोपी की जांच करनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद महाभियोग के प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात एक दूसरे सदन में भेजे जाते हैं जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति इन
की उपस्थित होने पर अपनी प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है। ध्यान रखिएगा, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, वह भी एक प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। अगर लगाए गए आरोप राष्ट्रपति के ऊपर सही साबित होते हैं तो दूसरा सदन भी इनको पारित कर देता है। मतलब देखिए, पहले एक सदन में भेजा जाएगा, वहाँ 1/3 लोग इस पर अपनी सहमति देंगे कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच हैं। ठीक है, तो इसके बाद 2/3 लोग फिर इसमें दस्तखत करते हैं और इसको फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर वह पाता है, वहाँ भी जांच होती है, अगर वह पाता है कि ये आरोप जो लगाए गए हैं वह सही हैं, तो वह भी इसको पारित कर देता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आरोप साबित हो गया, इसलिए अब यहाँ राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर हमारे भारत देश में महाभियोग नहीं चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभी तक हमारे भारत देश में कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया है, तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की पद रिक्तता 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो कब खाली रह सकता है। देखिए, 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर, उसकी मृत्यु होने पर, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हता न हो, उसे निर्वाचित अवैध घोषित होता है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पद की रिक्तताएं कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रिक्तताएं की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं, तो इन 2-3 पॉइंट दे देगा और आपको कभी हाँ करके दे देगा, कभी ना करके दे देगा और पूछ लेता है आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रही गाइज आज की हमारी राष्ट्रपति के भाग 1 की कुछ स्लाइड, जो आपको आई होप पसंद आई होंगी। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं आपको क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है गाइस, पार्ट 2 आप देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।